जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी फैंस क्लब हिंदी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि एक अच्छा उत्तर कैसे लिखें। दोस्तों, आप बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट होंगे जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे और मेंस के लिए तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, मेंस में आंसर राइटिंग बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों, बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे होंगे जो मेंस दिए होंगे लेकिन उनका उनमें सिलेक्शन नहीं हुआ होगा। तो दोस्तों, आप सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है। मैं जितना कहूं उतना कम है, क्योंकि आप वीडियो के अंत तक आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि यह वीडियो आपके लिए कितना शानदार होने वाली है, कितनी ज़बरदस्त होने वाली है। दोस्तों, यदि आपको आंसर राइटिंग स्किल नहीं मालूम है तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 स्टेप के माध्यम से आंसर राइटिंग स्किल को सिखाने वाला हूं, और साथ में कौन सी गलती है जो नहीं करनी चाहिए और कौन सा ऐसा बेस्ट तरीका है जो आंसर राइटिंग में आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, उस चीज़ को भी बताने वाला हूं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो को उन लोगों तक जरूर शेयर करिएगा जिनको आंसर राइटिंग में दिक्कत होती है। दोस्तों, इतने बारीक तरीके से समझाया हूं और एक एक टॉपिक को इतने आसान तरीके से समझाया हूं कि आप भी कहोगे हाँ, वीडियो हो तो ऐसी हो और बताने वाला हो तो कोई ऐसा हो। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और वीडियो के अंत में आपको 5 स्टेप राइटिंग स्किल के बारे में बताने वाला हूं। देखिए दोस्तों, अब मेंस के लिए आप जानते हैं कि जो यूपीएससी का पेपर होता है, यूपीएससी में जो मेंस होता है, मेंस पूरा का पूरा क्या होता है, आंसर राइटिंग पर डिपेंड होता है। दोस्तों, पढ़ना सिर्फ एक कला नहीं है, पढ़ना ही सिर्फ एक कला नहीं है, लिखना भी क्या है, एक बेहतरीन कला है। जो बहुत ज़्यादा तेज हो बोलने में, पढ़ने में, वह एक अच्छा लिख सकता है, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन एक जो अच्छा लिख रहा है वह पढ़ने में तेज होगा, इसकी कल्पना की जा सकती है। ठीक है ना दोस्तों? तो लिखना कितना बड़ा कला है, आप इससे सीख सकते हैं। ठीक है ना? तो देखिए, हम लोगों का टॉपिक है एक अच्छा उत्तर कैसे लिखें, बेस्ट आंसर राइटिंग। दोस्तों, ना आप जाते हैं एग्जामिनर के पास, ना आप जाते हैं, ना कोई आपका मैसेज जाता है तो आपकी कॉपी जाती है, और कॉपी में आपकी हैंड राइटिंग, आपके लिखने की तरीका, आपको एक्सप्लेन करने का तरीका, ये सब क्या जाता है, एग्जामिनर के पास जाता है। तो आखिर में हम कैसे अपने कॉपी को एक प्रभावी ढंग से लिख सकते हैं, इन सभी चीज़ों को बताने वाला हूं। दोस्तों, मैं आपको एक चेतावनी देना चाहता हूं, एक कहो तो सूचना देना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं कि यह 9-10 बीए की कॉपी नहीं है कि मोह दया करके आपको एग्जामिनर नंबर दे देगा। ऐसा नहीं है भाई। यूपीएससी में 0.2% सिलेक्शन होता है, 0.2% बच्चे सक्सेस होते हैं। तो बताओ कितना कंपटीशन है, आपकी कॉपी को कितने अच्छे से जांची जाती होगी। तो दोस्तों, इस बात से आप अनुभव लगा सकते हैं। तो चलिए, यदि आपके प्रिपरेशन में यदि राइटिंग स्किल दिक्कत कर रही है तो आज के बाद वो सारी समस्या खत्म हो जाएगी। ठीक है ना? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक अच्छा उत्तर कैसे लिखे, बेस्ट राइटिंग स्किल क्या होती है। देखिए, मैं आपको वीडियो के अंत में 5 स्टेप राइटिंग स्किल को बारे में बताऊंगा। ठीक है ना? सबसे पहले समझते हैं क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, कौन सी ऐसी गलती है जिनसे हमको बचनी चाहिए। सबसे पहले इस चीज़ों को देखने हैं। देखिए, सबसे पहले जब हमारे हाथ में क्वेश्चन पेपर आता है तब हमको क्या करना चाहिए, और क्वेश्चन को देखकर हम अपने मन में क्या विचार लाना चाहिए। देखिए दोस्तों, जो ही क्वेश्चन पेपर आता है तो सबसे पहला एक बेहतरीन स्टूडेंट और एक एक्टिव स्टूडेंट की पहचान है, जिसका माइंड शार्प तरीके से काम करता है, उसकी पहचान है कि वह क्वेश्चन को देखे तो सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखे। ठीक है ना? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े। जब आप क्वेश्चन को बार बार बोलते हैं ना तो खुद उत्तर मिलने लगता है कि क्या चीज़ें कह रहा है, क्या चीज़ें लिखनी है। चलिए, एक बार यदि क्वेश्चन को पढ़े और तुरंत उसका लिखने लगे तो ये तरीका ठीक नहीं है। क्वेश्चन को 1 से 2 बार, 2 से 3 बार, 3 से 4 बार अच्छे तरीके से पढ़ें। कब तक पढ़ें? जब तक वो क्वेश्चन खुद आवाज़ न दे कि ये चीज़ें लिखनी है, ये चीज़ें पूछा जा रहा है, तब तक उसकी शुरुआत न करें। देखिए, सबसे पहले दिक्कत क्या होती है कि आप क्वेश्चन को देखते ही तुरंत आंसर की तरफ भागते हैं, क्योंकि आप समय पर भी फोकस करते हैं। ठीक है ना? आप क्या करते हैं, समय पर भी क्या करते हैं, फोकस करते हैं। सबसे पहले चीज़, क्वेश्चन को समझे। अब भाई कहते हो कि अब चुतिया काहे बना रहे हैं, बिना क्वेश्चन को समझे हम कैसे लिखते हैं। क्वेश्चन को जब समझेंगे तभी ना हम लिखेंगे। तो आप देखिए, मैं बताता हूँ कि क्वेश्चन को समझने का मतलब
आप ये ज़रूर देखिए कि कहा क्या जा रहा है। आप देखिए, हम लोग की क्या बात है ना, सबको समान मान लेते हैं, सब समान है, ठीक है ना। जैसे व्याख्या कीजिए, विश्लेषण कीजिए, विवेचना कीजिए, आलोचना कीजिए, टिप्पणी लिखिए। कभी कभी क्या होता है, सभी तौल दो एक ही में, एक ही तराजू में सभी तौल दो, और यही सबसे बड़ी गलती करते हैं। आंसर राइटिंग की स्किल में सबसे बड़ी चीज़ है कि क्वेश्चन को समझे। भाई क्वेश्चन को समझो कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। आखिर में आपसे कह रहा है कि व्याख्या करिए, विश्लेषण करिए, आलोचना करिए, विवेचना कीजिए, टिप्पणी लिखिए, व्याख्या करिए, क्या करिए। सबसे पहले जरूरी है कि क्या पूछ रहा है, और मैं यहाँ पर लिखा हूँ क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है और हम क्या कर रहे हैं, ये ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन जो पूछा हो ना उसी के अनुसार लिखिएगा। तो सबसे पहले नीड क्या है कि क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझे कि क्वेश्चन क्या कर रहा है। जब तक क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा तो अच्छा उत्तर कैसे लिखोगे भाई। जब तक स्पष्ट रूप से क्वेश्चन ही नहीं समझ पाओगे तो अस्पष्ट उत्तर कैसे दे पाओगे, ठीक है ना। तो पहला चीज ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझिएगा, ठीक है ना। दूसरा चीज है, मैं सबसे ज़्यादा देखता हूँ, और भाई बचपन से ही हम लोग करते आ रहे हैं, झूठ मत बोलिएगा आप लोग, बचपन से प्रवाह में लिखने की आदत है। और प्रवाह में लिखने का मतलब रिलेटेड बातों को लिखने की आदत है। नहीं आ रहा है ना, गांधी जी से पूछ रहा है ना, तो गांधी जी देश को आज़ाद कराए थे, तब पूरी बात आज़ादी पर लिख दो ना, काम हो जाएगा। गांधी जी के बारे में मालूम है कि नहीं मालूम है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग ऐसा नहीं करते हो भाई। और वो भी चीज़ कहाँ करते हो, यूपीएससी में कर देते हो, बहुत बच्चे कर देते हैं। आखिर में आप कहते हो कि बहुत अच्छे लिखा हूँ, तो आप पास क्यों नहीं हुए, आपसे मेंस निकला क्यों नहीं। आप पढ़े थे, आप लिखे भी थे, लेकिन आप पास नहीं हुए, क्या कारण है आपका भाई, क्यों नहीं निकला। आप अच्छे तरीके से नहीं लिखे थे, आप क्वेश्चन जो पूछा था सही आंसर नहीं दिए थे, ठीक है ना। तो इसमें भाई बहुत ऐसे भी देख रहे होंगे जो मेंस भाई दे चुके होंगे, तो उनके लिए वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है। प्रवाह में ना लिखे, प्रवाह में ना लिखे दे, ये 9 10 11 12 भी एक ही कॉपी नहीं है कि लिख दोगे 1 पेज 2 पेज तो एग्जामिनर समझेगा हाथ दर्द किया होगा, मुँह दया में कोई चांस नहीं है। 0.2% सेलेक्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, ठीक है ना। तो प्रवाह में ना लिखे, पूछ रहा है कुछ और प्रवाह में आए तो पूछ रहा है और। जैसे सभी एग्जाम्पल दिया कि गांधी जी पर आ गया, उनका चरित्र चित्रण करने के लिए आ गया, आंदोलन के बारे में आ गया, आपको मालूम नहीं है। आप क्या करेंगे कि आप ये जानते हैं कि गांधी जी का योगदान देश के आज़ाद कराने में रहा है, तो आप क्या करेंगे, गांधी जी देश को आज़ाद कराए थे इससे कहकर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने, भगत सिंह ने, आप लगले उसको घुमाने। तो ऐसा चीज़ें आपको नहीं करना है। देखिए प्रवाह में ना लिखे, बिल्कुल गलत बात है। रिलेटेड बातों को ना लिखे, जो पूछा है वही लिखिए, जितना कहा जा रहा है उतना ही करिए यदि नंबर पाना है तो, ठीक है ना। प्रवाह में ना लिखे और रिलेटेड बातों को न लिखे। अगला चीज है माइंड में बना ले, बहुत ज़्यादा आप सोच भी नहीं सकते हैं इसकी ताकत को आप सोच भी नहीं सकते हैं। मैं कह रहा हूं माइंड में बना ले। माइंड में बनाने का मतलब कि क्वेश्चन को पढ़े हैं तो आपके मन में तुरंत, जैसे कि आप यहाँ पर क्वेश्चन पढ़े हैं तो आपके मन में तुरंत ये क्लियर होना जाना चाहिए कि इसको कैसे इसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, ये कैसा हमको लिखना है, इसमें कौन कौन सा टॉपिक। क्वेश्चन को पढ़ने के साथ आप तुरंत पहले क्वेश्चन को लिखने से पहले तुरंत एक मैप तैयार कर ले कि मुझे इंट्रो में ये लिखना है, मेन बॉडी में ये लिखना है, फिर एनालिसिस में ये लिखना है, कंक्लूजन में ये लिखना है। आप पूरी चीज़ें तैयार कर ले लिखने से पहले, ठीक है ना। तो माइंड में बना ले, बिफोर राइटिंग, लिखने से पहले फॉर्मेट का इमेज बना ले, कौन से फॉर्मेट हमको क्या क्या चीज़ें लिखना है इसका क्या कर ले, ध्यान कर ले, ठीक है ना, बहुत ज़रूरी है। अगला चीज़ है राइट डिमांड टू क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा, और पूरी राइटिंग स्किल यहीं से शुरू होती है और यहीं से समाप्त होती है। पूरी राइटिंग स्किल का खेला राइट डिमांड टू क्वेश्चन, डिमांड के अनुसार ही क्या लिखे, उत्तर लिखे, ठीक है ना। राइट लिखिए डिमांड टू क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन के अनुसार, क्वेश्चन के मांग के अनुसार अपने उत्तर को लिखिए। अब देखिए अगला चीज़ है फिलोसफर ना बने। देखिए हम लोग की एक और आदत है, जो आएगा ना उसको पूरा चेप देंगे, पूरा लिख देंगे उसी को, एक ही चीज़ पर पूरा पीएचडी कर लेंगे, लगता है। होता है भाई, हम लोग के साथ भी होता है, हुआ है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं बनना है, जितना कहा जा रहा है उतना ही लिखिए, जितनी मात्रा में कहा जा रहा है उतनी मात्रा में ही लिखिए। फिलोसफर मत बनिए,
वहाँ पर अपनी PhD वाला गुण मत दिखाइए, ठीक है ना। ये आदत है हम लोगों की, कि आता है तो पूरा चेप दो यार, लिखो, इसी से लिख कर भर दो, ठीक है ना। ऐसी गलती नहीं करना है। राइट डिमांड टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार आपको उत्तर लिखना है। फिलोसफर नहीं बनना है। जितना पूछा जा रहा है उतना ही लिखे, जितनी मात्रा में कहा जा रहा है उतनी ही मात्रा में लिखो। देखिए भैया, चाय बनाना है ना तो दूध की मात्रा और पानी की मात्रा के अनुसार ही चीनी डालो, नहीं तो चाय ढेर डाल दोगे तो क्या हो जाएगा, मीठा लगेगा, कोई नहीं पिएगा। कम डाल दोगे तो कोई नहीं पूछेगा, ठीक है ना। तो चाय में चीनी की मात्रा बैलेंस होनी चाहिए, तभी चाय का स्वाद आएगा, वरना नहीं आएगा, ठीक है ना। अगला चीज़ देखिए, पांचवा चीज, स्पष्ट लिखिए। आप उत्तर को स्पष्ट लिखिए ना। आप गोंजापाती काहे कर रहे हो बच्चों की तरह, उसमें भाव फैक्ट ये सब पूरा आप उसी में लिख रहे हो ना तुम्हें समझ में आ रहा है, आपको भी नहीं समझ में आ रहा है। आप लिखें तो आपको भी समझ में नहीं आ रहा है क्या लिख रहे हैं, आप तो भौंट रहे हैं, और दूसरा जो पढ़ रहा है उसको भी नहीं समझ में आ रहा है। तो आपके उत्तर में अस्पष्टता होनी चाहिए और संक्षिप्तता इतनी महत्वपूर्ण चीज़ है ना, कि बहुत सारी चीज़ों को बहुत छोटे में चीज़ों में लिखा जा सकता है, और उसे और अधिक भावपूर्ण और स्पष्ट तरीके से लिखा जा सकता है, ठीक है ना। तो स्पष्ट उत्तर लिखिए, संक्षिप्त रहे और शुद्ध लिखिए। जो भी बात कहिए वो शुद्ध लिखिए, शब्द शुद्ध रखिए, भाषा शैली शुद्ध रखिए। देखिए, राइटिंग स्किल की जो सबसे ज़्यादा हथियार कही जाती है, राइटिंग स्किल की हथियार क्या है, शब्द शैली और भाषा शैली। आपकी भाषा शैली और शब्द शैली इतनी शुद्ध होनी चाहिए, इतनी भावपूर्ण होनी चाहिए कि छोटा ही शब्द क्या करे, बड़े बड़े भाव को क्या करे, स्पष्ट करे। देखन में छोटे लगे, घाव करे गंभीर, ये बातें जरूर अपनाइएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं, स्पष्ट लिखे, संक्षिप्त लिखे, शुद्ध लिखे, शब्द शैली का प्रयोग करें, और भाषा शैली आपकी एकदम शुद्ध होनी चाहिए। भले से ही छोटा हो लेकिन घाव गंभीर करना चाहिए। छोटा पैक बड़ा धमाका, आप सब कुछ जानते हैं लेकिन अप्लाई नहीं करते हैं। देखिए, अगला चीज़ है लिखने के तरीके। आपकी निखार कब आती है, लिखने में निखार कब आती है, राइटिंग में निखार कब आती है, जब आप हेडिंग का प्रयोग करते हैं, अंडरलाइंस करते हैं, पैराग्राफ चेंज करके लिखते हैं, चार्ट का प्रयोग करिए, मैप का प्रयोग करिए, डायग्राम का प्रयोग करिए, सब कुछ प्रयोग करिए। यदि आपके पास समय है, मैप, चार्ट, डायग्राम जो भी चीज़ें हैं आप कर सकते हैं तो ज़रूर करिए। वो आपके एजुकेशन को, वो आपके ज्ञान को बूस्ट करता है, सामने वाले को पता चलता है कि इसके पास नॉलेज है, तभी ये चीज़ें ऐसे लिखा है, ठीक है ना। तो मैंने कहा है कि आप नहीं जाते हो, आपका विचार, आपकी स्किल ही एग्जामिनर के पास जाता है और उसी से वो नंबर मांगता है। तो हेडिंग का प्रयोग करिए, अंडरलाइंस करिए चीज़ों को, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, चार्ट बनाइए, मैप बनाइए, डायग्राम का क्या करिए, यूज करिए, ठीक है ना। अब अगली बात करते हैं 5 स्टेप राइटिंग की। अब बात करते हैं 5 स्टेप राइटिंग की, बहुत जरूरी है, एकदम अच्छे तरीके से सब कुछ एक्सप्लेन किया हूँ, ठीक है ना। देखिए, पहला है इंट्रोडक्शन। आप आंसर लिखिए तो उसको फॉर्मेट में बांट लीजिए, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है। आप आंसर लिखिए तो देखिए, जब आप आंसर लिखना स्टार्ट करिए ना, उससे पहले आपके मन में वो आंसर बन जाना चाहिए, उस आंसर का फॉर्मेट बन जाना चाहिए। आंसर लिखिए तो उसको कई टुकड़ों में बांट लीजिए। सबसे बेहतरीन तरीका है, आंसर को कई टुकड़ों में बांट लीजिए, जैसे इंट्रोडक्शन, बॉडीज, टॉपिक, सब टॉपिक, ठीक है ना, कंक्लूजन, एनालिसिस, सब चीज़ क्या करिए, कई टुकड़ों में बांट लीजिए। उसके बाद अपने उत्तर को लिखिए। अब देखिए क्या क्या चीज़ें आपको क्या क्या ध्यान रखना है। भाई, मैं जैसा कह रहा हूँ एकदम ऐसे ही चीज़ों को अप्लाई करिए। प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस करिए। देखते हैं कि आपका मेंस क्यों नहीं निकलता है। ना निकले उसके बाद आकर कहिएगा। आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इसके बाद आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस करिएगा, और बेहतरीन तरीके से आप आंसर राइटिंग ना लिख पा रहे हैं, फिर आके फिर कमेंट करिएगा, ठीक है ना दोस्तों। देखिए, सबसे पहली चीज़ इंट्रोडक्शन का मतलब होता है परिचय। क्वेश्चन पूछा है ना, तो सबसे पहले परिचय देना जरूरी है। परिचय देना बहुत ज़रूरी है कि आप आगे क्या क्या बताने वाले हैं, और परिचय ही मुख्य द्वार है।
उत्तर का मुख्य द्वार कौन सा है? परिचय। मुख्य द्वार से ही मालूम चल जाएगा कि अंदर क्या चीज़ें हैं। घर बनाते हैं तो सामने का फ्रंट पेज बहुत अच्छा से डिजाइन करते हैं। क्यों? क्योंकि दिखने में सुंदर लगे, मालूम चल जाए कि सामने वाले के पास कितनी क्षमता है, समर्थता है। बात सही है कि नहीं? है। दिखाने के लिए आप फ्रंट पेज को खूब अच्छा बनाते हैं, तो वहाँ से ये बतिया क्यों नहीं सीखते हैं यहाँ पर? तो देखिए, इंट्रोडक्शन में बहुत सारी चीज़ों को नहीं लिखा जाता है और इसकी व्याख्या भी नहीं की जाती है, ठीक है ना। बहुत लोग ऐसे होते हैं, परिचय में लिखते हैं, एक पेज परिचय लिख देंगे। अरे एक पेज में परिचय हो गया। परिचय में मेन पॉइंट लिखा जाता है, कीवर्ड लिखा जाता है, की पॉइंट लिखा जाता है, फैक्ट लिखा जाता है, जो आप आगे चीज़ों को समझाने वाले हैं उसी चीज़ को, यानी परिचय है उसको लिख लो, ये चीज़ें मेन चीज़ें। उसके बाद बॉडीज में व्याख्या करो, ठीक है ना। जो मुख्य बॉडी है वहाँ पर व्याख्या की जाती है। अब समझिए, इंट्रोडक्शन यानी परिचय संक्षिप्त हो, बहुत छोटा होना चाहिए परिचय। अस्पष्टता हो, आपके परिचय में अस्पष्टता हो, कोई पढ़े तो पढ़ने के साथ ही समझ जाए, हाँ ये चीज़ें ये कहना चाहता है, ये चीज़ें ये समझाने वाला है। अगला, केंद्रीय भाव हो, छोटा हो लेकिन केंद्रीय भाव हो, बहुत सारी चीज़ों को क्या करता हो, व्याख्या करता हो। मैं मानता हूँ कि एक दिन में नहीं हो सकता है, लेकिन एक दिन जरूर हो जाएगा। आपको एक दिन में राइटिंग स्किल नहीं आएगी, लेकिन एक दिन जरूर आ जाएगी। धीरे धीरे प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस करिए, क्यों नहीं आएगी, ठीक है ना। अगला चीज़ है, फैक्ट का यूज कर सकते हैं। कोई उससे रिलेटेड फैक्ट है तो यूज कर सकते हैं, आप पूरा फैक्ट नहीं, एक फैक्ट यूज कर सकते हैं। अगला है, फैक्ट का यूज करते हैं, 2 बार लिख दिया हूँ। इंट्रो की जगह व्याख्या ना करें। बहुत हाथ जोड़कर भाई रिक्वेस्ट है कि इंट्रो दे रहे हैं तो परिचय 3 से 4 लाइन दीजिए, 4 से 5 लाइन, 5 लाइन से कभी अधिक मत करिएगा। परिचय जैसा होना चाहिए, ठीक है ना। परिचय जैसा होना चाहिए, व्याख्या बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो संक्षिप्त हो, अस्पष्ट हो, केंद्रीय भाव हो, फैक्ट का यूज कर सकते हैं, और इंट्रो की जगह व्याख्या बिल्कुल ना करिए। अगला चीज़, ये आपको बहुत ही स्पष्ट तरीके से रखना है, ना हो तो एक एक चीज़ लिख लेना भाई, जो बता रहा हूँ। दूसरा, बॉडी यानी आंसर का मुख्य भाग। जब आंसर का मुख्य भाग, परिचय आपने बता दिया कि मैं इस वीडियो में, जैसे मैं शुरू में बताया हूँ, देखो मेरा उदाहरण ले लो, मैं शुरू में बताया हूँ कि इस वीडियो में क्या क्या बताने वाला हूँ, बताया हूँ ना, अब उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, बाद में कंक्लूजन दे दूंगा ना भाई। तो वही चीज़ें हैं, ऐसे ही आपको लिखना है। तो मुख्य भाग में एक्सप्लेनेशन करना है, व्याख्या करना है, समुचित ढंग से, एकदम व्यवहारिक रूप से, तथ्यात्मक रूप से, सैद्धांतिक रूप से आपको व्याख्या करना है। दूसरा, एग्जाम्पल्स का प्रयोग करिए ताकि सामने वाले को समझ में आए कि हाँ आपके पास ज्ञान है, ताकि आप सटीक एग्जाम्पल दे रहे हैं। दूसरा, फैक्ट्स का यूज करिए, डाटा का यूज करिए, डिफिनेशन का यूज करिए, थ्योरी का यूज करिए, कंसेप्ट को अप्लाई करिए, और हाँ सबसे महत्वपूर्ण चीज़, करंट अफेयर्स का डाटा यूज करिए। उससे रिलेटेड कहीं करंट अफेयर की चीज़ें पढ़े हैं जो हाल ही में घटा है, तो आप उस चीज़ को भी क्या करिए, लिखिए, ठीक है ना। तो ये आपको मेन बॉडी में रखना है, ठीक है ना। एक्सप्लेनेशन करिए बहुत अच्छे तरीके से, एग्जांपल्स, फैक्ट, डाटा, डेफिनेशन, थ्योरी, कंसेप्ट और करंट अफेयर्स का डाटा क्या करिए, यूज़ करिए। आपको मुख्य भाग में करना है। अगला चीज़, कंटेंट में टॉपिक लिखिए और सब टॉपिक बनाइए। कोई टॉपिक है, कंटेंट कोई लिख रहे हैं, तो उसमें क्या होना चाहिए, उसमें टॉपिक भी लिखिए और सब टॉपिक लिखिए। टॉपिक क्या होना चाहिए, बड़ा होता है, और उससे जो छोटे छोटे टॉपिक, सब टॉपिक होते हैं, उसको लिखिए, ठीक है ना। अब देखिए, आंसर की बात करते हैं, तो आंसर आपका परफेक्ट होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप आंसर लिखे हैं तो कोई ऐसे देखे आपके आंसर को, तो देखते ही समझ में आ जाए ये परिचय है, ये मेन बॉडीज है, ये एनालिसिस किया गया है, ये कंक्लूजन है। उसको देखकर ही आपका फॉर्मेट, देखिए भाई सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है फॉर्मेट चेक करना। सबसे पहले व्यक्ति आपके ऊपर को देखता है, उसके बाद आपके चरित्र को देखता है। सबसे पहली चीज़ आपके पर्सनालिटी को देखेगा, उसके बाद आपके गुण को देखेगा। तो सबसे पहले चीज़ दिखने वाली है वो है पर्सनालिटी। कोई व्यक्ति आ रहा है तो सबसे पहले आप उसके गुण और गुण को नहीं देखेंगे, सबसे पहले उसको देखेंगे। तो एग्जामिनर के पास जब ऐसा आपका फ्रंट पेज जाएगा तो सबसे पहले आपका आंसर राइटिंग का फॉर्मेट चेक करेगा कि आप उस फॉर्मेट से लिखे हैं कि नहीं, उसके बाद ना बतिया पड़ेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, फॉर्मेट लिखेंगे, ठीक है ना। ऐसे ही आपको लिखना है।
अगला चीज़ है विश्लेषण। जरूर विश्लेषण करिए कि इसका सकारात्मक पक्ष क्या हो सकता है और इसका नकारात्मक पक्ष क्या हो सकता है, यानी इसका सकारात्मक पक्ष क्या है, इसका नकारात्मक पक्ष क्या है, इसका प्रभाव क्या है, इसका दुष्प्रभाव क्या है, ये सब चीज़ें लिखिए, दोनों पक्षों को लिखिए। अब देखिए ऐसा नहीं आप क्या कहेंगे सकारात्मक पक्ष याद है लेकिन नकारात्मक पक्ष नहीं याद है, चलो कुछ नहीं, सकारात्मक पक्ष को पूरा चाप लेते हैं, यही याद है तो यही करेंगे, यही चीज़ होता है। और नंबर इसी से कटता है भाई, नंबर क्या करता है, इसी से कटता है। अब देखिए दोनों चीज़ों को एकदम तुलना के रूप से करना है तो आप पूरा सकारात्मक लिख दिए, नकारात्मक छोड़ दिए, ठीक है ना। तो इससे भी क्या होता है, नंबर कटता है। तो विश्लेषण करिए, विश्लेषण में सकारात्मक नकारात्मक को लिखिए, सही गलत क्या है इस चीज़ को लिखिए, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए इस चीज़ को लिखिए, प्रभाव क्या है दुष्प्रभाव क्या है, ये सब चीज़ों का ध्यान रखिए, ठीक है ना। इसके बाद जो लिखने का सबसे अंतिम पड़ाव में आ चुके हैं, अब हम लोग निष्कर्ष यानी कंक्लूजन। आपने क्या सीखा लास्ट में जरूर लिखा जाता है कि आपका विचार क्या था इस पर, आप क्या चाहते हैं, आपको आपके नज़र से, आपके सोच विचार मानसिकता से, आपके बुद्धि विवेक ज्ञान से क्या होना चाहिए था, कैसा होना चाहिए था, कैसा नहीं होना चाहिए था। और हाँ, निष्कर्ष हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए ताकि उसके अंत तक पॉजिटिव फील आ जाए, उसके मन में एक पॉजिटिव विचार आ जाए कि हाँ इसने लिखा है, वास्तव में कुछ लिखा है, इसके पास कुछ है, ठीक है ना। निष्कर्ष में लिखने का पूरा निष्कर्ष, आपको जो चीज़ें उसको बता रहे हैं उसका पूरा निष्कर्ष क्या है, आप क्या बताना चाहते हैं, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, आप उस चीज़ को बताइए। और हाँ, निष्कर्ष हमेशा पॉजिटिव और संवेदनशील होना चाहिए। वो आप पढ़ते आए तो निष्कर्ष में उसको एक पॉजिटिव एनर्जी मिले, उसके अंदर एक संवेदना जागृत हो कि हाँ आखिर में ये सीख कितना महत्वपूर्ण, ये निष्कर्ष कितना महत्वपूर्ण लिखा है। तो दोस्तों ये रहा हम लोग का 5 स्टेप राइटिंग। एक बार रिवाइज कर देता हूँ। आपका सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, उसके बाद बॉडी में आना है, बॉडी में एक्सप्लेनेशन, एग्जाम्पल, फैक्ट, डाटा, डेफिनेशन, जो भी चीज़ लिखना है वो लिखिए। कंटेंट में टॉपिक बांट लीजिए, सब टॉपिक बांट लीजिए। आंसर परफेक्ट और क्लियर होने चाहिए, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। विश्लेषण करिए अपने आंसर में और निष्कर्ष जरूर दीजिए। और ये जो मैं आपको लर्निंग पॉइंट दिया हूँ इसका ज़रूर ख्याल रखिएगा। दोस्तों अब आप बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। जाइए प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस करिए, देखते हैं आपका मेंस कैसे क्वालिफाई नहीं होता है। कोई और दिक्कत रही गई हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और गद्दारी मत करिएगा। वीडियो को ज़रूर बहुत सारे दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी चीज़ें होती है मैं आपको एकदम आसान भाषा में, और हाँ जो सच्चाई होती है, जो वास्तविकता होती है, उस चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो इस वीडियो को बहुत सारे बच्चों के साथ शेयर करिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसमें आपको क्या जाता है, वीडियो आएगा तो आपको काम के लिए ही आएगा, ठीक है ना। कोई भी आपको दिक्कत रहता है तो उस टॉपिक को कमेंट में जरूर लिख दीजिए, मैं उस पर वीडियो आपको बनाकर दे दिया करूँगा, ठीक है ना। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद।